वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी। देखिए रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, इसके लिए हम पढ़ते हैं रासायनिक बल गतिकी। तो रासायनिक बल गति का मतलब क्या होता है, देखिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, इसकी रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, इसका अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग की क्रियाविधि, वेग की क्रियाविधि तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले, तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तो रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, देखिए तो रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग की क्रियाविधि तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। ठीक है। इसके बाद ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी रासायनिक प्रक्रम विभिन्न स्थितियों पर या विभिन्न परिस्थितियों पर लागू होगा कि नहीं, यह किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है उष्मागतिकीय सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके ऊपर आधारित होता है? उष्मागतिकीय सिद्धांत पर आधारित होता है कि रासायनिक अभिक्रिया या कोई रासायनिक प्रक्रम विभिन्न परिस्थितियों पर लागू होता है कि नहीं, ये किस पर निर्भर करता है? ये उष्मागतिकी सिद्धांत पर निर्भर करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, भी डेल्टा एच माइनस क्या होता है, टी डेल्टा एस होता है। ठीक है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब लागू होगी तो वो कौन से सिद्धांत पर होती है? उष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित होती है। और हम जानते हैं कि यदि डेल्टा जी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो डेल्टा जी इक्वल क्या होता है, डेल्टा एच माइनस क्या होता है, टी डेल्टा एस। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाती है स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया। क्या कहलाती है? स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया। और यदि डेल जी का मान क्या होता है, धनात्मक, तो क्या आता है, डेल्टा एच माइनस में क्या आता है, टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच और डेल्टा टी एस होता है। तो आप जानते हैं कि डेल्टा जी क्या होती है, ये होती है मुक्त गिब्स ऊर्जा। क्या होती है? मुक्त गिब्स ऊर्जा होती है। और डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी। ये क्या होती है, एंथैल्पी। और डेल्टा एस क्या होती है, एंट्रोपी। और टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर यानी ताप होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि स्वतः परिवर्तित होती है तो उसके लिए डेल जी का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए डेल्टा जी का मान यदि क्या होता है, धनात्मक या पॉजिटिव होता है, तो वह अभिक्रिया क्या होती है, वो होती है असवतः परिवर्तित होती है। क्या होती है? असवतः परिवर्तित। ठीक है।
तो कहने का मतलब भी हम इसमें पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग की क्रियाविधि का अध्ययन और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो विभिन्न परिस्थितियों में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यथासंभव लागू होती है या फिर नहीं होती है, वो किसके ऊपर आधारित होता है? वह होता है उष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित। क्योंकि हमने 11वीं क्लास के चैप्टर 6 में पढ़ा था उष्मागतिकी, जो थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें हमने पढ़ा था कि डेल्टा जी यदि ऋणात्मक होता है तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? स्वतः परिवर्तित हो जाती है। और यदि डेल जी का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। तो डेल जी का मान धनात्मक होगा तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है? अस्वतः परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? अस्वतः परिवर्तित। अब ये क्या कह रहा है कि अभिक्रिया वेग के आधार पर, किसके आधार पर? अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो दो प्रकार की अभिक्रिया कौन कौन सी होती है? एक नंबर होता है तीव्र वेग अभिक्रिया। कौन सी होती है? तीव्र वेग केमिकल रिएक्शन। और दूसरी कौन सी होती है? मंद गति अभिक्रिया। कौन सी होती है? मंद गति अभिक्रिया। तो नेक्स्ट अब हम देखिए तो तीव्र वेग अभिक्रिया और मंद गति अभिक्रिया वेग के अंदर क्या अंतर है? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो तीव्र वेग अभिक्रिया की करते हैं, तो तीव्र वेग अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? तो तीव्र वेग अभिक्रिया का मतलब होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो तीव्र वेग से संपन्न होती है क्या कहलाती है? तीव्र वेग अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तीव्र वेग अभिक्रिया। भी कहने का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है और यदि केमिकल रिएक्शन तीव्र वेग से संपन्न होती है तो वो क्या कहलाती है? तीव्र वेग अभिक्रिया कहलाती है। और यह जो रिएक्शन होती है ये 10 की पावर -10 से 10 की पावर -16 सेकंड में क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। यानी इतने तीव्र वेग से क्या होती है? अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके लिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि तीव्र वेग अभिक्रिया का एग्जांपल क्या है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के अंदर यदि NaCl को मिला दिया जाए, किसको मिला दिया जाए? NaCl को, यानी सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। और उस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम क्या मिला देते हैं? NaCl, तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो तीव्र गति से संपन्न होती है। तो यहाँ से क्या बन जाता है? यहाँ से बनता है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। और प्लस में क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड। और इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तीव्र वेग अभिक्रिया। 2 नंबर आती है अपने पास मंद गति अभिक्रिया वेग। क्या होता है? देखिए, भी मंद गति अभिक्रिया वेग का मतलब क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से या मंद गति से संपन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मंद गति अभिक्रिया। क्या कहते हैं? मंद गति अभिक्रिया। तो मंद गति अभिक्रिया के लिए परिभाषा क्या देंगे? इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से संपन्न होती है, यानी बिल्कुल धीरे धीरे अभिकारक है वो किसमें बदलता है? उत्पाद में बदलता है। यानी रिएक्टेंट किसमें चेंज होता है? प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें क्या लगता है? समय लगता है। यानी समय के साथ में अभिकारक है वो उत्पाद में बदलता है तो उसमें क्या लगता है? समय लगता है। तो कहने का मतलब अभिक्रिया संपन्न हो जाती है लेकिन समय के अनुसार होती है। जैसे अगर हम बात करें कि ये अभिक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लेते हैं? एथिल एसीटेट लेते हैं। क्या लेते हैं? एथिल एसीटेट। ठीक है, तो एथिल एसीटेट में क्या मिला देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्या मिला देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से बनती है। तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O क्या आता है C2H5 और इसमें क्या मिला देते हैं, NaOH मिला देते हैं। ठीक है, तो NaOH क्या होती है, क्षार होती है। तो आपको पता है कि यहाँ से हम OH समूह को कहाँ जोड़ेंगे, अल्कोहल के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा अल्कोहल C2H5OH और सोडियम को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास CH3COO क्या आ जाएगा Na। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। और ये क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल। क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल। और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। तो कहने का मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही मंद गति से संपन्न होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, मंद गति अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही धीरे धीरे संपन्न होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर कि मंद गति अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल क्या होगा, तो वो एग्जाम्पल होगा इच्छु शर्करा का जल अपघटन या सुक्रोज का जल अपघटन भी कह सकते हैं। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, आप भली भांति जानते हैं कि सुक्रोज या इच्छु शर्करा क्या होती है। तो इच्छु शर्करा को हम क्या बोलते हैं, गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है, गन्ने की शर्करा, या इसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज कहते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है अपने पास C12 क्या होता है, C12H22 और O क्या होता है 11 प्लस में इसमें क्या लगा देंगे, जल का अणु क्या लगाएंगे H2O। तो जैसे सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी क्या होता है C6H12O6। तो दोनों में ग्लूकोज एंड क्या बनती है, फ्रक्टोज बनती है। तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं होता। अभी इनका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दोनों का समान होता है। लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है उसमें क्या होती है, इनके भिन्नता होती है। कैसे भी, ग्लूकोज के 1 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा होता है, एल्डिहाइड समूह है या एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। और फ्रक्टोज में 2 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा होता है, C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन समूह जुड़ा होता है। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले में क्या होती है, भिन्नता होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर या अणु सूत्र में इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मंद गति की अभिक्रिया। नेक्स्ट अपने पास में क्या एग्जांपल है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 3 नंबर, देखिए N2O5 क्या होता है, N2O5। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनाता है, 4NO2 प्लस में क्या बनाता है, O2। इसके यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2। इसे क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और इससे क्या बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और O2 क्या हो जाती है, ऑक्सीजन। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको हम क्या कहते हैं, मंद गति अभिक्रिया वे कहते हैं या मंद गति अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभिक्रिया का वेग। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया वेग क्या होता है, नेक्स्ट अपने पास अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया अपने पास अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं,
देखिए अभिक्रिया वेग। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास अभिक्रिया वेग क्या होता है। अभिक्रिया वेग का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में, अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता, इसकी सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ हुआ परिवर्तन, समय के साथ हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक होता है वह किसमें बदलता है? उत्पाद में। ये आर का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट यानी अभिकारक, ठीक है। और पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट यानी क्या होता है? उत्पाद। तो समय के साथ में इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, क्योंकि अभिकारक के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और टूटकर क्या करते हैं? नए उत्पाद के रूप में प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब समय के साथ में अभिकारक में जब परिवर्तन होगा तो वह किसमें बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो जब उत्पाद में बदलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग। तो फॉर्मूला क्या होता है? अभिक्रिया वेग बराबर क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद में परिवर्तन। क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, बटा परिवर्तन में लगा समय। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। तो माना अपने पास में अभिकारक से सांद्रता में परिवर्तन क्या हो जाएगा? C1 से कितना हो जाएगा? C2। और टाइम क्या हो जाएगा? T1 से कितना हो जाएगा? T2। तो समय अंतराल निकालने के लिए हम क्या लगा देते हैं? डेल्टा। तो हमने क्या लगाया? डेल्टा सी अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? समय में अंतराल निकालेंगे, ठीक है। तो ये होता है अभिक्रिया का वेग होता है। तो अभिक्रिया वेग तो क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद अभिक्रिया वेग के प्रकार, वेग के प्रकार, अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार की बात करें तो अभिक्रिया के वेग को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। या अभिक्रिया का वेग है वो निम्न प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर औसत अभिक्रिया वेग। 1 नंबर क्या होता है? औसत अभिक्रिया वेग। 2 नंबर क्या होता है? तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। और तीसरा क्या होता है? प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। तो ये होते हैं अभिक्रिया के वेग के प्रकार। तो अभिक्रिया वेग के प्रकार को निम्न भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। तो कहने का मतलब अभिक्रिया वेग के जो प्रकार हैं वो निम्न हैं: औसत अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग और क्या होता है? प्रारंभिक वेग। इसके बाद हम क्या करेंगे? औसत अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग और प्रारंभिक वेग का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखिए अपने पास नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है? औसत अभिक्रिया वेग।